चलिए, तो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि Z पर यूनिट ट्रांसफॉर्मर A का कम है Z पर यूनिट ट्रांसफॉर्मर B से। ओके, सो अगर कम है तो ये बात पक्की है कि ZA जो है या ट्रांसफॉर्मर A जो है वो पहले फुल लोड पे चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मर B बाद में जाएगा। सो लेट अस राइट दिस पॉइंट्स हियर। Okay, as Z per unit of transformer A is low, hence transformer A will reach first at its full load. Okay, and will operate at 1000 kV. Okay, hence transformer B will be operated at somewhat less than 500 kV. ठीक, अगर ये फुल लोड पे चला गया दूसरा ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, फुल लोड पे नहीं जा पाएगा, पहले ये फुल लोड पे चला जाएगा, तो ये 500 से कम पे ही ऑपरेट करेगा। ठीक है, सो ZA इन पर यूनिट फॉर्म लिख लीजिए। ZA पर यूनिट इन ZA का क्या है, इसको अगर हम चेंज करते हैं R एंगल थीटा फॉर्म में, सो इट विल बी 0.0728 एंगल 74.05 डिग्री पर यूनिट। Similarly, right for transformer B, it is 0.0910 angle 60 degree in per unit. Okay, so these are the two per unit values of ZA and ZB. Okay, transformer A and transformer B. तो एक और इससे बात पता चलती है कि Z पर यूनिट A और Z पर यूनिट B इक्वल नहीं है। सिंस ZA एंड ZB आर नॉट इक्वल, सो प्रोपोर्शनेट शेयरिंग नहीं होगी। मतलब प्रोपोर्शनलेट शेयरिंग समझते हो क्या होता है, 1:2 रेशियो या 4:5 रेशियो, इस तरह का नहीं होगा शेयरिंग। ठीक है, सो राइट डाउन ऑल्सो, सिंस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिख लिए जाए। ZB per unit is larger than ZA per unit, means they are not equal. So proportionate sharing is not possible. Means ZB per unit is not equal to ZA per unit. So this is the case, it is inequality. So proportionate sharing of load is not possible. ठीक, so sharing कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लोड क्या कनेक्ट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम लोड के केस में चूंकि ट्रांसफॉर्मर A फुल लोड पे चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मर B अभी फुल लोड पे नहीं जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मर A चला जाएगा फुल लोड पे। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मर B उस वक्त कितना डिलीवर कर रहा होगा ये आपको देखना है। ठीक है,
क्योंकि आप फुल लोड से ऊपर नहीं जा सकते। फुल लोड से ऊपर चले जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मर ओवर रेटेड हो जाएगा। सो ओवर रेटिंग नहीं करनी ट्रांसफॉर्मर की। तो कोई एक भी ट्रांसफॉर्मर अगर चला गया फुल लोड पे, तो अब उससे ज्यादा लोड उस दोनों ट्रांसफॉर्मर का आप नहीं दे सकते। जैसे लोड बढ़ाएंगे दोनों पे लोड शेयर होगा, तो जैसे एक ट्रांसफॉर्मर पे जाएगा लोड, तो चूंकि पहले से ही वो ओवरलोडेड है, मतलब फुल लोडेड है, तो अब एक्स्ट्रा लोड जो भी जाएगा वो ओवरलोड के केस में चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम लोड क्या कनेक्ट कर सकते हैं? तो मैक्सिमम लोड के केस में एक ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर ए, जिसका जेड पर यूनिट कम है, वो पहले फुल लोड पे चला जाएगा। सो इसका मतलब है कि दूसरा वाला फुल लोड पे नहीं जाएगा उस वक्त। ठीक है, तो जिस वक्त पहला फुल लोड पे चला गया, इसका मतलब दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड दैट कैन बी कनेक्टेड। जिस वक्त पहला वाला चला गया मैक्सिमम या फुल लोड पे, अब देखना है आपको जो सेकंड वाला है उस वक्त कितना डिलीवर कर रहा होगा, तब टोटल एस एल आ जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी। ठीक है, जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो असल लोड शेयरिंग की, जो लोड है आपका एस, दैट विल बी इक्वल टू एस ए प्लस एस बी। इन दिस केस एस ए विल बी रेटेड वैल्यू, एस ए आपका रेटेड होगा। अब एस बी कितना होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एस एल पता चल जाएगा कि कितना मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बात पता चली कि देयरफॉर, हाँ बताइए। फुली लोडेड कभी नहीं होगा। बिल्कुल कभी नहीं होगा, ये भी करेक्ट बात है कि बी ट्रांसफॉर्मर कभी फुल लोड होगा ही नहीं, क्योंकि आप बी को जैसे ही फुल लोड तक लेके जाएंगे, ए तो पहले ही पहुंच चुका था फुल लोड बी के फुल लोड पहुंचने से पहले, बिकॉज ऑफ जेड पर यूनिट ऑफ ए इज लेस। सो अब अगर आप और लोड बढ़ाएंगे दो ट्रांसफॉर्मर में, यहां से पावर जा रही है, कुछ यहां से जा रही है, कुछ यहां से जा रही है। ठीक, अब चाहेंगे आप कि इसमें और ज्यादा पावर आए, तो पावर तो दोनों तरफ से बढ़ेगी ना, इधर से भी बढ़ेगी और इधर से भी बढ़ेगी। तो जैसे ए से बढ़ेगी तो ये ओवर रेटेड हो जाएगा या ओवरलोडेड हो जाएगा। ओवरलोडेड हो जाएगा तो ऐसा कंडीशन डिजायरेबल नहीं है। कोई भी ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ फॉल्ट। ओवरलोडिंग होगी तो फॉल्ट के चांसेस है, वाइंडिंग्स जल सकती है, इसीलिए ओवरलोडेड नहीं करते ट्रांसफॉर्मर को। तो ट्रांसफॉर्मर बी जो है कभी भी ओवरलोड नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर कभी ओवरलोड नहीं होगा, या कौन सा ट्रांसफॉर्मर कभी भी फुल लोड पे नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन दे दी जाए कि दोनों में से कोई सा ट्रांसफॉर्मर रेटेड वैल्यू से ज्यादा लोड नहीं दिया जाए, तो ट्रांसफॉर्मर बी इज अ ट्रांसफॉर्मर whose Z per unit value is more than the Z per unit value of A, so transformer B will never reach full load value. ठीक, ट्रांसफॉर्मर, therefore transformer A will reach full load, ताकि मैक्सिमम लोड आपको कनेक्ट करने के लिए तो ए पहुंच जाएगा फुल लोड पे। सो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि एस ए जो होगा वो रेटेड वैल्यू का होगा 100%। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1000। और एंगल आपको निकालना है कि किस पावर फैक्टर पे ए काम कर रहा होगा। ठीक है, वैल्यू तो आपको पता चल गई 1000 केवीए पे काम कर रहा होगा रेटेड वैल्यू पे, लेकिन आपको निकालना है फाई ए, वो हम देखेंगे बाद में निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये लिख सकते हैं। नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन पढ़ी है पहले, क्या इक्वेशन पढ़ी है, जेड ए और जेड बी और एस ए और एस बी का रिलेशन देखिए क्या पढ़ा आपने, एस बी इन पर यूनिट स्टार लगा लें अपॉन एस ए इन पर यूनिट स्टार इज इक्वल टू जेड ए इन पर यूनिट डिवाइड बाय जेड बी इन पर यूनिट। यही पढ़ा आपने पहले, ये रिलेशन पढ़ रखा आपने। अब इस रिलेशन को क्या हम ऐसे लिख, हाँ बताए, 100 नहीं 1000 है, क्वेश्चन में देखिए 1000 है, 1000। आपको 100 दिख रहा है क्या? 1000 है शायद, 3 0 है। कल वाले क्वेश्चन में 100 था क्या? यहाँ पे हो सकता है शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, माइट बी। ये 1000 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 लो 100 लो, दैट डजंट मैटर, लेकिन हाँ ये फुल लोड पे चला जाएगा पहले। ठीक है,
100 भी लेके बना सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आपने 100 लेके बना लिया तो कोई बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में 100 है, 1000 है, सॉरी। देखिए ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एस बी स्टार डिवाइड बाई एस ए स्टार इज इक्वल टू जेड ए इन ओम्स डिवाइड बाई जेड बी इन ओम्स। कैन वी राइट इट लाइक दिस? हाँ या ना? ओम्स में ये वैल्यूज रखते हैं, अगर हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कुछ ऐसे रिलेशन है आपको याद रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से इसमें थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि एस बी स्टार, इसको हम चेंज कर रहे हैं एस बी रेटेड से डिवाइड करके। अब पर यूनिट से हटा रहे हैं इसको, ठीक। एस बी रेटेड पर यूनिट में था ना वो, तो एस ए स्टार डिवाइड कर लीजिए एस ए रेटेड, इट इज इक्वल टू जेड ए पर यूनिट अपॉन जेड बी पर यूनिट। सिंपल इक्वेशन का रीअरेंजमेंट है। नाउ इट कैन बी रिटन एज एस बी स्टार अपॉन एस ए स्टार मल्टीप्लाइड बाई एस ए रेटेड अपॉन एस बी रेटेड। लिख सकते हैं हम इसको? यस सर। वेरी गुड। नाउ कैन वी पुट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज हियर? जो डिफरेंट क्वांटिटीज उनकी वैल्यूज डाल सकते हैं हम यहाँ पे। एक तो सबसे पहले आप एस ए रेटेड एस बी रेटेड डाल सकते हैं, जेड ए और जेड बी की वैल्यूज डाल सकते हैं, तो सारी वैल्यूज डाल दीजिए। तो एस बी इन टर्म्स ऑफ एस ए मिल जाएगा आपको। वी गेट एस बी स्टार इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये एस ए रेटेड 1000, एस बी रेटेड 500, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एस ए स्टार मल्टीप्लाइड बाई सी, 2 यहां डिवाइड हो गया, और जेड ए पर यूनिट ऊपर वैल्यू क्या है 0.7, सॉरी 0728 एंगल 74.05 डिग्रीज डिवाइडेड बाई जेड बी पर यूनिट इज 0.0910 एंगल 60 डिग्री, और ये वाला जो है एस ए बाई एस बी रेटेड की वैल्यू 2 आ गई। यहां लिख लीजिए सिंस एस ए रेटेड अपॉन एस बी रेटेड, ताकि याद रहे, इज इक्वल टू हाउ मच 1000 अपॉन 500, केवी कट जाएगा, सो इट विल बी 2, ठीक है। तो ये वाला 2 वही है जो यहां पे इधर आके डिवाइड हुआ है। So we got the value of SB in terms of SA. So SB star will be equal to how much? इसकी वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करो। या आप यही रहने दो, आगे भी एक बार और कैलकुलेट करना है। चलो एक चीज और लिख लें, उसके बाद वहां डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, 2 जगह कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 मान लो। Now what is the total load SL? It will be equal to SA plus SB. Okay. Now apply conjugate on both sides. So SL star will be equal to SA star plus SB star. So what is SA star? Let it be SA star. Okay. And what is SB star? It will be SA star into 0.0728 angle 74.05 degree divided by 0.0910 angle 60 degree
इंटू 2। ठीक है, अब यहां से अगर हम एस ए स्टार कॉमन ले लें, एस ए एस्ट्रिक कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस 0.0728 एंगल 74.05 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.0910 एंगल 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2। सो इसकी पूरी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो SL स्टार, therefore SL star is calculated out to be 1.39143 angle 4 degree of SA star। ठीक, और क्वेश्चन में गिवन है कि लोड जो है उसका पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में अगर आप देख लें, लोड का पावर फैक्टर कितना है 0.8, पावर फैक्टर हैज टू बी 0.8, तो इसका भी पावर फैक्टर 0.8 करेंगे हम लोग। सो पावर फैक्टर 0.8 मतलब अगर आप SL को लिखेंगे, सो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ SL एंगल ऑफ, पावर फैक्टर लैगिंग है कि लीडिंग है, क्वेश्चन में देखिए लैगिंग की लीडिंग है, लैगिंग मीन्स इट इज, अगर आप लिखें इसको एस के फॉर्म में तो लैगिंग के लिए प्लस होगा, लीडिंग के लिए माइनस होगा। अगर एसएल स्टार ले लें आप यहां पे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स 0.8। ठीक है, ये लिखेंगे ना, एंड दिस एसएल स्टार इज हियर, इट इज 1.39143 एंगल 4 डिग्री एसए स्टार, और एसए की वैल्यू आपको पता है इट इज 1000, मैग्नीट्यूड तो पता है आपको 1000, और एंगल फाई ए लिया था तो स्टार लगा देंगे तो ये माइनस फाई ए हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेट कर देंगे। सो इसको प्रॉपर फॉर्म में आप कर लीजिए, एस एल एंगल कॉस माइनस कॉस इनवर्स 0.8 की वैल्यू कितनी होगी, 0.8 इज 36.86, तो माइनस 36.86 डिग्री इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम तो कितना होगा 1391.43 एंगल 4 डिग्री माइनस 5A। क्लियर है, तो पता ये चला कि एसएल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इक्वेट कर दीजिए दोनों एंगल और मैग्नीट्यूड। सो एसएल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1391.43 kVA, ओके, और ये इससे इक्वेट कर लेंगे तो 5A मिल जाएगा आपको। सो माइनस 36.86 डिग्री विल बी इक्वल टू 4 डिग्री माइनस 5A। So we got the value of 5A implies that phi A is equal to how much, 40.86 degree. Phi A will be this, SL will be this. So now can you calculate SB now? SA तो आपको पता है, तो एस बी निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से। तो एस ए आप लिखिए, अब क्या पता चला आपको, व्हाट विल बी दी एस ए। सो एस ए विल बी 1000 एंगल 40.86 डिग्री, ओके, केवीए। और एस एल भी पता चल गया आपको, एस एल इज 1391.43 एंगल हाउ मच, इसका एंगल कॉस इनवर्स 0.8 आएगा, एसएल स्टार में माइनस होता था, एसएल में माइनस नहीं होगा, तो 36.86 डिग्री kVA। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एसबी। सो एसबी विल बी इक्वल टू एसएल माइनस एसए, इट विल बी इक्वल टू 1391.43 एंगल 36.86 डिग्री माइनस 1000 एंगल 40.86 degree. So from here you can calculate the value of SB. SB will be equal to how much, 400
एंगल 26.82 डिग्री kVA। ठीक है, तो बताओ ट्रांसफार्मर ए और ट्रांसफार्मर बी दोनों में कितना पावर फैक्टर होगा। तो पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर ए, सो पीएफ ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू cos phi a। लीडिंग है कि लैगिंग है, एस की वैल्यू प्लस में आई कि माइनस में, एंगल प्लस में है तो लैगिंग है 100%, तो इट इज cos ऑफ 40.86 डिग्री। कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताओ। एंड पावर फैक्टर ऑफ एंड ट्रांसफार्मर बी, सो पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर बी that will be equal to cos of phi b, cos of 26.82 डिग्री। बताओ दोनों वैल्यूज कितनी कितनी आई। जीरो पॉइंट सेवन फाइव सिक्स लैग। इसका बताओ 0.892 लैग। वैल्यूज चेक करने का आंसर में भी। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं था, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट थे इसमें जो इंपॉर्टेंट थे। अब अनइक्वल वोल्टेज रेशियो वाला एक केस देख लेते हैं, उसके बाद हमारा पैरेलल ऑपरेशन जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए, अनइक्वल वोल्टेज रेशियो में क्या था, ये बी सेक्शन है ना, ए पढ़ा था इक्वल वोल्टेज रेशियो, बी है अनइक्वल वोल्टेज रेशियो। ये भी डिजायरेबल कंडीशन है, वोल्टेज रेशियो बराबर होना चाहिए, तो स्लाइटली डिफरेंस पॉसिबल है, अलाउड है, लेकिन ज्यादा नहीं, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फॉर दी purpose of understanding, let us consider the EA is larger than EB. EA is larger than EB. So let us draw the connection diagram now. We have two transformers connected in parallel with a common source and common load. So this is the load. Okay. And these are the two transformers connected in parallel. Okay, so let us consider this is EA and this is EB and this is ZA, this is ZB, this is terminal voltage V, and this is load current IL, this is load impedance ZL. Now what will be this currents? The current from this is, let us consider it is IA, and current from this it is IB. Okay, ये बात समझ में आ रही है। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया दोनों को। अब देखिए, आपने नेटवर्क थ्योरी में एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं मिलेमिन्स थ्योरम, याद है? अगर बहुत सारे सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसका इक्विवेलेंट एक सोर्स हम बना सकते हैं। सो ऐसे ही काम हम यहां भी करेंगे। ये पैरेलल में अनइक्वल सोर्सेस कनेक्टेड है, मतलब EA और EB बराबर नहीं है, तो इसका हम इक्विवेलेंट एक सोर्स लगा सकते हैं, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, व्हाटएवर सोर्स यू वांट। तो कैसे लगाएंगे बता सकते हैं आप लोग? पहले इसको, क्योंकि दोनों वोल्टेज सोर्सेज हैं तो दोनों को करंट सोर्स में चेंज करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट ट्रांसफॉर्म दिस सोर्सेज इनटू करंट सोर्सेज। इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बना रहा हूं नीचे। आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दिस सर्किट इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स सर्किट। तो करंट सोर्सेज का क्या होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो इंपेडेंस पैरेलल में आ जाएगा। दिस विल बी इन पैरेलल
ZA will be in parallel. EA और ZA को हम बना रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं करंट सोर्स से. सो दिस इज द करंट सोर्स. नाउ दिस इज ZA, और ये जो करंट होगा यहाँ पे, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, वोल्टेज बाई इंपेडेंस, तो EA बाई ZA. सिमिलरली सेकेंड वाला भी काम ऐसे ही करेंगे. यहाँ पे करंट सोर्स हो जाएगा. ओके, दिस विल बी EB बाई, स्टार्ट किया अभी. ये अनइक्वल वोल्टेज रेशियो वाला हम कंसीडर कर रहे हैं. अनइक्वल वोल्टेज रेशियो, इक्वल वोल्टेज रेशियो वाला हमने क्वेश्चन वगैरह भी कर लिया और कंसेप्ट भी देख लिया था. अब अनइक्वल वोल्टेज रेशियो कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम. तो इस तरह का काम करते हैं. उसमें पहले हम, क्योंकि टोटल एक इंपीडेंस निकालना है और एक वोल्टेज रेशियो, एक वोल्टेज निकालना है, तो ZB यहां पे हो जाएगा ये, एंड दिस इज द लोड. थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा वड़ा बन रहा है, तो उतना थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा. दिस इज लोड. सो फ्रॉम हियर यू कैन से ZA एंड ZB इज इन पैरेलल, और ये करंट और ये करंट, दोनों करंट ऐड हो जाएगा, है ना. सो लेट अस कंसीडर देयर विल बी अ वन करंट सोर्स. इसका इक्विवेलेंट अगर हम बनाते हैं, इट विल बी ऑफ वन करंट सोर्स, and let us consider this current source is ISC. This will be equal to EA by ZA plus EB by ZB. ओके, और एक यहां पर इंपीडेंस हो जाएगा पैरेलल में. दैट इंपीडेंस विल बी, लेट अस कंसिडर पैरेलल ZP. ZP which is equal to ZA parallel. तीनों पैरेलल में हो गए ना, A, B और ZL, तीनों पैरेलल में हो गए. That will be equal to ZA parallel ZB parallel Z load. तीनों पैरेलल में हो गए ना. So this whole circuit can now be replaced with this equivalent circuit. Correct? आप चाहें तो फिर इसको अगेन वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लें. ठीक है. अब देखिए यहां पर जो वोल्टेज है, एक पॉइंट नोट करने का है, इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, V. ओके, लोड वोल्टेज. और यही लोड वोल्टेज यहां भी रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ पैरेलल में सर्किट चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, इट विल बी V. हमें करंट, करेक्ट. और यहां से जो करंट आएगा दैट विल बी ISC. ठीक है. So from this circuit diagram you can easily write very important formulas. We are going to write that V will be equal to ISC into ZP. ठीक है. जहां पे आप ISC को क्या लिखेंगे, ISC will be equal to summation of J is equal to 1 to N EJ ओवर ZJ. ठीक. ऑब्वियसली 2 ट्रांसफॉर्मर होगा तो 1 से 2 तक होगा. तो लेकिन देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है सेम सिंक्रोनस मशीन में भी इस्तेमाल होता है, पैरेलल ऑपरेशन में. वहां पे भी आप डायरेक्ट लगा लेंगे. तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, वहां पे डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर लेंगे. मिलीमेंस थ्योरम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ZP क्या होगा, ZP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ZL प्लस summation of J is equal to 1 to N 1 upon ZJ, 1 upon ZA, 1 upon ZB, 1 upon ZC, जितना भी चलता जाएगा. ऑब्वियसली 2 ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, लेकिन वी कैन हैव machines, synchronous machine connected in parallel, so you can do the same model for that also. Now second set of formula you can write. अगर एक जनरल करंट निकाले IJ किसी एक ब्रांच में, so what will be that current IJ will be equal to, जैसे यहां मैं कहूं IA निकालो, what will be IA, so EA minus V upon ZA. am I correct? EA minus V upon ZA.
अगर इसमें आप लगा लो केवीएल इस वाले लूप में, यस सर, इस वाले लूप में अगर आप केवीएल लगाओ, सो यू विल गेट EA माइनस V अपॉन ZA, दैट विल बी द करंट थ्रू द ट्रांसफॉर्मर A। और B के केस में लगाओगे तो EB माइनस V अपॉन ZB। अगर कोई C ट्रांसफॉर्मर है तो उसके लिए क्या करोगे, EC माइनस V अपॉन ZC। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख लो J के फॉर्म में, I ऑफ J इज इक्वल टू E ऑफ J माइनस V डिवाइड बाय Z ऑफ J। ठीक, इस केस में दो ट्रांसफॉर्मर है तो यू कैन राइट IA इज इक्वल टू EA माइनस V डिवाइड बाय ZA, and for IB you can write EB minus V upon ZB. Okay, now you can calculate the total power S. Total power S of any transformer means apparent power delivered by the transformer will be equal to load voltage V multiplied by the current flowing through the transformer IJ star. जैसे अगर हम SA निकालें, what will be SA? Here it will be V multiplied by IA asterisk, करेक्ट। और SB लिखेंगे आप, it will be V IB asterisk, ठीक, समझ में आ रहा है। और अगर लोड के बारे में आप लिखेंगे, SL लोड क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन ZL, V स्क्वायर अपॉन ZL। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर, ये फॉर्मूला जो है SL इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन ZL, ये मैग्नीट्यूड के लिए है। अगर आपको एंगल भी चाहिए तो ZL पे स्टार लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मीन्स अगर आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और फेज भी चाहिए तो SL बार विल बी V स्क्वायर अपॉन ZL स्टार। अच्छा, इसमें एक बात ये आती है समझ में कि V पे क्यों नहीं बार लगा या V पे क्यों नहीं स्टार लगा, तो उसकी वजह ये है कि V जनरली हम क्या लेते हैं, रेफरेंस, तो इट विल बी V एंगल 0 डिग्री। सो V लिखो चाहे V स्टार लिखो, इट विल रिमेन सेम, है ना, एंगल तो माइनस नहीं रहेगा। सो V लिखो या V स्टार लिखो, तो IJ स्टार को आप लिख सकते हैं, IJ स्टार विल बी इक्वल टू IL, और लोड की बात करें, IJ ना करके इसको लोड का करो, लोड के बारे में कर रहे हैं, IL विल बी इक्वल टू V बाय ZL, क्लियर। और SL विल बी क्या होगा, SL विल बी इक्वल टू V लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड करंट का स्टार, ठीक। नाउ वी हैव IL इज इक्वल टू V बाय ZL, तो IL स्टार लगाएंगे, दिट मीन्स इस पूरे पे स्टार आ जाना चाहिए, ठीक। सो व्हाट विल बी स्टार, V स्टार और ZL स्टार। तो V स्टार एंड V सेम, देयर इज नो एनी डिफरेंस, सो इट विल बी V and that is what ZL star. That is why we have written SL is equal to V square upon ZL star directly. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है पर आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन। इसी पे बेस्ड पैरेलल ऑपरेशन अनइक्वल वोल्टेज रेशियो वाले पे। क्वेश्चन है, टू ट्रांसफॉर्मर्स A and B are connected in parallel okay to a common load
2 plus J 1.5 ohms. Their impedances in secondary terms are ZA is equal to 0.15 plus J 0.5 ohms and ZB is equal to 0.1 plus J 0.6 ohms. Their no load terminal voltage नो लोड टर्मिनल वोल्टेज का मतलब EA और EB की बात कह रहे हैं. वोल्टेजेस और EA is equal to 0 degree volts and EB is equal to 205 angle 0 degree volts. Find the power output of transformer, the power output and power factor of each transformer. चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन. दोनों ट्रांसफॉर्मर है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों का इंपीडेंसेस दे रखा है. रिफर टू सेकेंडरी साइड. जैसे सेकेंडरी टर्म्स मतलब रिफर टू सेकेंडरी साइड. ठीक है. देयर नो लोड टर्मिनल वोल्टेज EA EB दे रखा है. ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, तो अनइक्वल वोल्टेज रेशियो वाला क्वेश्चन है ये. फाइंड द पावर आउटपुट एंड पावर फैक्टर ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले आप ZP निकाल लीजिए इस केस में. टोटल इंपीडेंस ZP इन पैरेलल. लोड भी दे रखा है आपका, ZA ZB भी दे रखा है, तो ZP इनवर्स विल बी इक्वल टू, या Z1 अपॉन ZP इज इक्वल टू 1 अपॉन ZA प्लस 1 अपॉन ZP मतलब 1 अपॉन ZL कर सकते हैं, तो इनवर्स ही लिख लो. ZA इनवर्स प्लस ZB इनवर्स प्लस ZL इनवर्स. ठीक. सो by putting the values of these quantities you get ZP will be equal to, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, वैल्यूज आप लोग डाल के चेक कर लेना सही है या गलत है. इट विल बी 0.0762 प्लस J 0.0247. in R angle theta form it is 0.258 angle 72.8 degree. ओके, वैल्यूज डाल देना कैलकुलेटर में, डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा आपका. तो कैन यू कैलकुलेट ISC नाउ? नाउ ISC टोटल करंट, ISC विल बी इक्वल टू EA बाय ZA प्लस EB बाय ZB. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज यू गेट EA is 207 angle 0 degree divided by ZA is 0.15 plus J 0.5 plus 205 angle 0 degree divided by 0.1 plus J 0.6. So the answer is, I'm writing the answer directly, it is 732.1 angle minus 76.6 degree.
minus 76.6 degree amperes. Okay. Now when you got ISC, you can calculate the terminal voltage now. V, it will be equal to ISC multiplied by ZP. So ISC is 732.1 angle minus 76.6 degree multiplied by 0.258 angle 72.8 degrees. So ISC आपका 732 और ये 0.258 मल्टीप्लाई करोगे तो you will get value as 188.88 angle minus 3.8 degree volts. ओके जैसे आपको V मिल गया, आप IA IB कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ IA विल बी इक्वल टू EA माइनस V डिवाइड बाय ZA. सो EA इज 207 angle 0 degree minus V is 188.8 angle minus 3.8 degree. Divide by ZA is 0.15 plus J 0.5. Okay. So the answer is 42.85 angle minus 39.27 amperes. Similarly, you can calculate the value of current IB now. So what will be IB? EB minus V upon ZB. So it is 205 angle 0 degree minus 188.88 angle minus 3.8 degree divided by 0.1 plus J 0.6. So the value coming out to be 34 angle minus 43.4 degree amperes. जैसे IA IB आ गया तो अब SA S भी निकाल सकते हैं. It's very easy. So SA will be equal to V into IA star. So V is 188.88 angle minus 3.8 degree and IA is 42.85. So 42.85 angle स्टार लग जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 39.27 डिग्री. ठीक है. सो इट विल बी 8093.5 angle 35.47 डिग्री वोल्ट्स एम्पियर. ये सो ये VA में आ गया. अगर आप KW में निकालेंगे, पिछले केसेस में हम लोग करते आए हैं. सो दैट इज P of A you can calculate. It will be equal to 8093.5 cos of 35.47. So this will be equal to 6.6 kilowatt at, अब ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा. 35 डिग्री पॉजिटिव आया यहाँ पे तो इसका मतलब लैगिंग है. सो कॉस ऑफ 35.47 इफ यू कैलकुलेट इट विल बी 0.8144 लैगिंग. ठीक. सिमिलरली कैलकुलेट SB नाउ. SB will be equal to V into IB star. So it will be equal to 188.88 angle minus 3.8 degree multiplied by IB. Value of IB is 34 angle minus 43 है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 43.4 डिग्रीज. ठीक. सो इट विल बी 6
4, हाँ बोलो। सर फॉर्मूला बताया था अपना कि वो जो स्टार था आई में स्टार क्यों है यहाँ पे फिर? ये एस के लिए आता है, ये एस का फॉर्मूला है, ये एस का फॉर्मूला है। एस जब कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज इंटू आई स्टार आता है। अब ये क्यों आता है ये समझाने के लिए अगर कहोगे तो मैं समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ में आता, ये स्टार क्यों आता है, वाई वी आर यूजिंग स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने पूछ दिया। मैं एक्सक्लूसिवली इस क्वेश्चन को मैं पूछता हूं बच्चों से कि बताओ बेटा यहाँ पे स्टार क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वी आई इज मोर देन एनफ, वाई वी आर यूजिंग स्टार। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों से पूछने में बड़ा मजा आता है। तो आप भी किसी से पूछोगे ना तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो वाई वी आर यूजिंग स्टार। सीधा ये फॉर्मूला है। सो वाई इट इज फॉर्मूला, वाई स्टार इज देयर। सो आई विल एक्सप्लेन यू वाई स्टार इज हेयर। वी एस कैलकुलेट करने में स्टार का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मतलब आई का कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं। वाई डोंट वी टेक द कॉन्जुगेट ऑफ वी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये कॉन्जुगेट लेते ही क्यों है। दूसरा सवाल, ये कॉन्जुगेट अगर लेते भी हैं तो वी का क्यों नहीं लेते, आई का क्यों लेते हैं। तो इसका जवाब तो बहुत आसान है कि वी का क्यों नहीं लेते, आई का लेते हैं क्योंकि वी हम जनरली अभी पिछले वेरी गुड वी रेफरेंस लेते हैं, इसलिए हम वी को जनरली कॉन्जुगेट नहीं लेते हैं क्योंकि एंगल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो अब वो समझ में आएगा आपको कॉन्जुगेट हम आई का क्यों लेते हैं एस कैलकुलेट करने के लिए। मैं ये टॉपिक खत्म हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो जाए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो बता दूंगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, आपको बहुत पहले पूछना चाहिए था लेकिन चलो अभी पूछ लिया आपने। ये है ना आपका सवाल कि स्टार क्यों यूज कर रहे हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो मैं अभी बता देता हूं। वैसे मैं इस पे एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाने वाला हूं, लेकिन चलो फिलहाल तुमने अगर पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। तो इट इज G6421.92 एंगल 39.2 डिग्रीज, ठीक है। तो अब इसका P निकाल लीजिए, दैट इज PB निकाल लीजिए इसका। व्हाट विल बी PB? इट इज 6421.92 cos of 39.2 degrees. So it will be equal to 4.95 किलोवाट। इसका भी पॉजिटिव है तो लैगिंग होगा at 0.77 PF lag, ठीक है। तो दोनों का पावर निकल गया, दोनों का पावर फैक्टर भी निकल गया। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि कैलकुलेट द पावर आउटपुट एंड पावर फैक्टर ऑफ ईच ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से हुआ ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो पैरेलल ऑपरेशन में इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा पैरेलल ऑपरेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं पैरेलल ऑपरेशन में, क्वेश्चंस जो है जनरली ईएस में आते हैं इस तरह के सब्जेक्टिव, और गेट वेट में पैरेलल ऑपरेशन क्वेश्चन आया ही नहीं, बहुत कम, कभी कभी आया, या तो कंडीशन कभी पूछ लिया या कुछ। कंडीशन ज्यादा पूछा गया उसमें। हाँ, कंडीशन वगैरह ईएस वगैरह में कंडीशन ज्यादा पूछा जाता है। गेट में भी बहुत कम ही कभी हुआ है कंडीशन पूछा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली आपका आता है तो ईएस में ही आता है पैरेलल ऑपरेशन से रिलेटेड। चलिए अब जो आपने सवाल पूछा उसको हम देख लेते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाई वी यूज आई एस्टेरिस्क फॉर कैलकुलेटिंग पावर इन फेजर फॉर्म। कॉन्जुगेट क्यों यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा एक जो हमारा कन्वेंशन है उसको समझना पड़ेगा। अगर कोई एलिमेंट किसी एक सर्किट में पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक, तो उसका पावर जो है हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कोई पावर डिलीवर कर रहा है उसका हम पावर नेगेटिव लेते हैं। अगर आपको याद है, थोड़ा सा ध्यान है अगर आपको इस बात का, तो आपने लोड फ्लो एनालिसिस किया है पावर सिस्टम में, अगर किया होगा तो उसमें इंजेक्टेड पावर लिखते हैं, इंजेक्टेड पावर को नेगेटिव लेते हैं बिकॉज दैट पावर इज बीइंग डिलीवर्ड। तो डिलीवर पावर नेगेटिव होता है। कोई अगर वैल्यू पावर की नेगेटिव, ग्रेड में क्वेश्चंस वगैरह भी आए हैं नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड कि एक सर्किट में जैसे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया और बोला कि ये डिपेंडेंट सोर्स जो है, इस डिपेंडेंट सोर्स का पावर क्या होगा, तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में है। तो पॉजिटिव मींस कंज्यूम कर रहा है, नेगेटिव मींस डिलीवर कर रहा है। और डिलीवर या कंज्यूम कैसे पता चलेगा? सपोज वी हैव एन एलिमेंट
ये हमारा एलिमेंट है, ठीक, और इसके क्रॉस वोल्टेज है, दिस इज V. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज कंज्यूमिंग, दिस एलिमेंट इन कंज्यूमिंग पावर, ठीक. एंड इफ द करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइक दिस, मीन्स दिस एलिमेंट इज डिलीवरिंग पावर. ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप सिंपल एक वोल्टेज सोर्स लेके अगर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, सॉरी, एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस अगर आपने यहां कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, सो दिस इज द वोल्टेज V. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? यू विल राइट इट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, लाइक दिस, है ना, ऐसे ही होगा डायरेक्शन ऑफ करंट. ये रेजिस्टेंस R है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस डायरेक्शन में. तो देखो, रेजिस्टेंस ऑलवेज कंज्यूम्स पावर, है ना. रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा पावर कंज्यूम करता है. सो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है इसमें? प्लस से माइनस की तरफ. और अगर आप सोर्स की बात कर रहे हैं, ये सोर्स की तरह काम कर रहा है यहां पे, ये वोल्टेज सोर्स, तो इसमें क्या है, निगेटिव से इन कर रहा है करंट और पॉजिटिव में बाहर की तरफ जा रहा है. दिस एलिमेंट इज डिलीवरिंग पावर एंड दिस एलिमेंट इज एक्सेप्टिंग या कंज्यूमिंग पावर. दैट इज वाई सम ऑफ द ऑल पावर विल बी इक्वल टू जीरो, जो कि टेलीगेंस थ्योरम है. टेलीगेंस थ्योरम पढ़ा आप लोगों ने, अगर याद है आपको, डिलीवर्ड पावर इज इक्वल टू कंज्यूम पावर. तो कब इक्वल होगा? जब पावर कंज्यूम माइनस पावर डिलीवर करेंगे, तो ये वैल्यू जीरो आएगी, तब तो जीरो आनी चाहिए. हाँ, वेरी गुड. तो माइनस का मतलब एक्चुअली वी आर एडिंग दीज टू पावर्स, ओके, टू मेक इट जीरो. जिस तरह से हम करंट का डायरेक्शन या वोल्टेज का डायरेक्शन लेते हैं ना, कि अगर पॉइंट की तरफ या टुवर्ड्स द नोड करंट जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, अवे फ्रॉम द नोड जा रहा है तो नेगेटिव ले लिया, या उल्टा भी ले लेते हैं हम उसको, ठीक है. ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव ले लिया, वोल्टेज राइज को नेगेटिव ले लिया. तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा कन्वेंशन आपके ऊपर है, दोनों तरीके से ले सकते हैं आप. राइज को नेगेटिव, ड्रॉप को पॉजिटिव, या राइज को पॉजिटिव, ड्रॉप को नेगेटिव ले सकते हैं. लेकिन पावर के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, पॉजिटिव पावर मींस कंज्यूम, नेगेटिव पावर मींस डिलीवर. ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, अब ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब मैं वहां पे समझाता हूं आपको. अब बताइए, एक इंडक्टर जो है, सपोज वी हैव अ प्योर इंडक्टर, एक इंडक्टर है हमारे पास, या इंडक्टिव लोड कह लीजिए, प्योर इंडक्टर है. तो प्योर इंडक्टर में एक्टिव पावर तो जीरो होती है, P इज जीरो, बट Q इज नॉन जीरो, है ना. तो हम ये कहते हैं कि जो इंडक्टर है उसको रिएक्टिव पावर चाहिए. वी डू नॉट से इंडक्टर कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर, क्योंकि रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होती, ये बात भी आपको पता होगा. रिएक्टिव पावर कभी कंज्यूम नहीं होती. इट इज द ओनली पावर विच फ्लोज टू एंड फ्रो इन द पावर सिस्टम, है ना. बट रिएक्टिव पावर इंडक्टर को चाहिए, तो हम कहते हैं इंडक्टर रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर. कहते हैं वैसे, वी डू नॉट से इंडक्टर कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर, वी से इंडक्टर रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर. और यही पावर फैक्टर का खेल भी खेलता है, अभी वो भी समझ में आ जाएगा आपको. तो इंडक्टर रिक्वायर्स, एक्चुअली मैं पावर सिस्टम में समझाता आपको, लेकिन चलो अभी आपने पूछ दिया तो यही समझा देता हूं. इंडक्टर रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर. अब आप बताइए, इंडक्टर के केस में करंट लीड करता है या लैग करता है? सो वी से करंट लैग्स वी, किसमें? इंडक्टर के केस में. तो अगर करंट लैग करता है वी को, तो जो रिएक्टिव पावर होगी इंडक्टर के केस में वो कौन सा होगा? लैगिंग रिएक्टिव पावर, है ना. क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है वो, या हमारा जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड जर्मन स्टैंडर्ड है, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड उल्टा है. ये मैंने आपको अभी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में समझाया था कि जर्मन स्टैंडर्ड ये कहता है करंट लैग्स वी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड कहता है वी लीड्स आई. ठीक है, तो उसमें चीजें चेंज हो जाती है. तो हमारा जर्मन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं सारी चीजें, इंडिया में वही फॉलो किया जाता है. तो इसीलिए यहाँ के लोग, इंजीनियर्स लोग ना, जर्मनी जाके बड़े आराम से
काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यूके वगैरह जाने में फिर सारी चीजें उल्टी हो जाती है, दिमाग ही घूम जाता है। आपने सुना ही होगा ज्यादा इंजीनियर्स जो यहाँ से जर्मनी जाते हैं, अगर जाते हैं कहीं तो काम वाम करने बाहर, तो ज्यादा चले जाते हैं जर्मनी। और जर्मनी को बोला भी जाता है इंजीनियर्स का हब है वो ओवरऑल। तो हम जर्मन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। जर्मन स्टैंडर्ड कहता है आई लैग्स वी, और यूके स्टैंडर्ड कहता है वी लीड्स आई। दैट्स द सेम थिंग, क्योंकि हमें जो फेजर डायग्राम है वो इस तरीके से है, ये वी है और ये है आपका आई, ठीक। तो इसको आप दोनों तरीके से कह सकते हैं इंडक्टर में, या तो कहिए आई लैग्स वी या वी लीड्स आई, बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट स्टैंडर्ड अलग बना दिया गया। तो ओवरऑल यहां हमको पता है कि आई लैग्स वी, तो अगर करंट लैग कर रहा है तो जाहिर सी बात है रिएक्टिव पावर भी लैग करेगी। सो वी से इंडक्टर, कंप्लीट स्टेटमेंट इस तरह से बोलते हैं हम इंडक्टर के केस में, इंडक्टर रिक्वायर्स लैगिंग। अब प्रॉपर मैं पावर सिस्टम के टर्म में बोल रहा हूं, इंडक्टर रिक्वायर्स लैगिंग रिएक्टिव वार। रिएक्टिव वार क्या होता है? रिएक्टिव पावर, है ना। तो वी से इंडक्टर रिक्वायर्स लैगिंग रिएक्टिव वार, या लैगिंग वार भी कह दीजिए, दैट इज नो नीड टू राइट रिएक्टिव, वार इज रिएक्टिव, है ना। वार एक स्टैंडर्ड है जो कि रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है, VAR। तो इंडक्टर रिक्वायर्स लैगिंग वार, ठीक है, ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में क्या होता है? इसमें भी P0 होता है एंड Q इज नॉन जीरो, ठीक। कैपेसिटर को क्या चाहिए? कैपेसिटर रिक्वायर्स it also requires reactive power। इसको भी reactive power चाहिए। It also does not consume reactive power। Q not equal to 0 होता है कैपेसिटर के केस में भी, P is 0 होता है। कैपेसिटर requires reactive power। और हमें ये पता है इन केस ऑफ कैपेसिटर I leads V। तो इसका मतलब V से कैपेसिटर requires leading wars। सिंक्रोनस मशीन में ये बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने समझ लिया इसको। तो यहां पर कोई ऐसा तो कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ आपने जो पढ़ा हुआ है उसी को इकट्ठा कर रहे हैं आप एक जगह। अब देखिए यही दोनों सिर्फ खेल खेलते हैं रिएक्टिव वार का या रिएक्टिव पावर का, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टर बेचारा सिर्फ पी को कंज्यूम करके रह जाता है। ये दोनों कंज्यूम तो करते नहीं है, लेकिन इनको चाहिए। अब बाबा इन दोनों को चाहिए तो मिलेगा कहां से? अगर इन दोनों को चाहिए तो देगा कौन, बताइए आपको। अगर किसी एक पावर सिस्टम में सपोज वी हैव, अब सिंगल फेज डायग्राम में बना रहा हूं, ये आपका लोड बस है और यहां पे हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये लोड से फॉर एग्जांपल इंडक्टिव है। इंडक्टिव लोड मींस इसका जो इंपीडेंस है उसमें R भी है और XL भी है, ठीक है। वी हैव R एज वेल एज XL। सो इधर से जो पावर जाएगी वो एक तो P जाएगी ही जाएगी, दूसरा Q भी जाएगी, क्योंकि P चाहिए R को और Q चाहिए L को। बात समझ रहे हो? हेलो, ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा मैं इलाबोरेट वे में समझा रहा हूं, बहुत छोटे वे में नहीं समझा रहा हूं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये स्टार का जो कॉन्सेप्ट है कहां से आया है। अभी हम उसको समझने के लिए सब बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो इस लोड को P भी चाहिए और Q भी चाहिए, ठीक। तो इस केस में P भी पॉजिटिव होगा और Q भी पॉजिटिव होगा। सो S को हम लिखते हैं, इस केस में क्या लिखते हैं? P प्लस JQ लिखते हैं ना। प्लस मीन्स इट रिक्वायर्स, प्लस Q का मतलब हो गया इसको चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको चाहिए, क्या चाहिए?
पॉजिटिव पी एंड पॉजिटिव क्यू। ठीक है, वेरी गुड। और यहां पर अगर सपोज वोल्टेज हमारा V है, क्लियर, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज से फॉर एग्जांपल लोड करंट I है, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट S क्या होना चाहिए, V इंटू I। ये S जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, V इंटू I। मतलब अगर हम S की बात करें तो ये VI एंगल फाई होना चाहिए, या -5, क्योंकि लैगिंग है तो -5 होना चाहिए से फॉर एग्जांपल। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको अभी फिलहाल इस वाले पार्ट को अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं से आएगा, स्टार क्यों लगता है वहां समझ में आएगा। तो फिलहाल ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं। यूं समझिए जो S है दैट विल बी इक्वल टू V इंटू I। अब लिखिए V को टेक एज अ रेफरेंस, सो इट विल बी V एंगल 0 डिग्री। क्लियर, क्लियर है। और I को अगर हम, चूंकि लैगिंग लोड है तो I को हम ले लेते हैं I एंगल फाई, -5, सॉरी लैगिंग के लिए माइनस लेते हैं, लैगिंग लोड है ना, इंडक्टिव लोड है, तो I एंगल -5। सो टेल मी व्हाट इज दिस, V इंटू I एंड दिस विल बी एंगल -5। सो S विल बी इक्वल टू VI माइनस फाई एंगल। सो अगर आप इसको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, S इज इक्वल टू VI कॉस ऑफ -5 प्लस J VI साइन ऑफ -5। सो -5 कॉस के केस में क्या होता है, कॉस तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 5 हो जाएगा, लेकिन साइन -5 माइनस साइन 5 होता है। एम आई करेक्ट? तो VI cos फाई क्या हुआ P एंड VI sin फाई क्या हुआ Q। अब बताओ, आना तो चाहिए S इज इक्वल टू P प्लस JQ, लेकिन आ रहा माइनस Q। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम S इस तरह से निकालते हैं तो पता यह चल रहा है कि P तो रिक्वायर है लेकिन Q दे रहा है, ये इंडक्टिव लोड जो है Q प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो इंडक्टिव को चाहिए Q, लैगिंग रिएक्टिव वार तो चाहिए इसको, लेकिन माइनस ये बता रहा है कि लैगिंग रिएक्टिव वार दे रहा है, इट डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव वार। तो क्या ये बात सही है? द आंसर इज नो, इट्स इनकरेक्ट। हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके ऑपोजिट हो रहा है। तो क्या किया जाए स्टैंडर्ड को बचाने के लिए? स्टैंडर्ड को बचाने के लिए सिर्फ एक काम किया गया कि भैया जब आप S कैलकुलेट करो, जो आपका स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, जो मेरा स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, इसीलिए जब आप S कैलकुलेट करो सो S विल बी इक्वल टू V इंटू I पे आप क्या करो,